नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं और उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है, यानी कि भारत स्थित कहाँ पर है। तो थोड़ा सा रफ डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी सहायता से हम लोग भारत की स्थिति को देखेंगे। ठीक है, मैंने 8-9 पॉइंट बना लिए हैं और अब इस पर वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश होगी। वर्ल्ड मैप बहुत इस तरह का नहीं बनाया जाता कि आप बैठ के बिल्कुल रच रहे हो। एग्जामिनेशन में जितनी चीज़ें वहाँ पर जितना समय मिलता है मैप बनाने का, उतने समय में मतलब 10-20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर एक मैप बना के आप चीज़ें स्टार्ट करो अपनी इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अलास्का का रीजन, ऐसे थोड़ा सा इस तरह कर देंगे और यहाँ पर ले जा करके ऐसे घुमा करके, ठीक है, और सपोज कर लो ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ठीक, उत्तरी अमेरिका के बाद ठीक यहां से ही निकालेंगे कनेक्टेड और ऐसे लेकर के आएंगे, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहां पर आता है अफ्रीका, तो अफ्रीका का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ठीक, ये हो गया अफ्रीका। अब इसी से सटा हुआ हो गया अरेबियन पेनिनसुला और उससे सटा हुआ हो गया ईरान, और फिर यहाँ आ जाएंगी चीज़ें कि ये हो गया अपना प्यारा भारत, यहाँ पर हो गया श्रीलंका और ये बवालिया बांग्लादेश। ठीक है, इधर ऊपर जाओगे तो यूरोपियन कुछ कंट्रीज सटी हुई हैं। यहाँ पर आओगे तो नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, फिनलैंड, उसके बाद नीचे आ गया डेनमार्क, कुछ और कंट्रीज़ यूरोप में इधर उधर फैली हुई हैं, इधर आ गया ब्रिटेन इत्यादि चीज़ें। ठीक, यहाँ आओगे तो सबसे बड़ी कंट्री आएगी आपकी रशिया आ गई। ठीक है, पूरा यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज से ही सटी हुई फैली है यहाँ पर। ठीक है, और भारत के ऊपर आ जाएगा ये चाइना, इधर आ गया पाकिस्तान। ठीक है, चाइना के ऊपर आ गया मंगोलिया। ठीक, इधर आओगे तो एक दो कंट्रीज़ हैं, मलक्का स्ट्रेट इत्यादि चीज़ें, और 9वें नंबर पर मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर कहीं आना चाहिए आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें समझ लेते हैं कि महाद्वीप किसको कहते हैं और कौन कौन से महाद्वीप हैं, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन, हालांकि आप लोगों को पता भी है। तो नाम देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका हो गया, ये पूरा आपका कहलाता है एशिया। ठीक है, इधर का कहलाता है यूरोप। ठीक, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो 1 2 3 4, ठीक, 5 6 और ऊपर जो आता है आपका वो आ जाता है अंटार्कटिका। ठीक है, सॉरी ये तो आर्कटिक है, यहाँ पर आ जाता है नीचे की साइड में, एक सेकंड, ये आ जाता है अंटार्कटिका या अंटार्कटिक। ठीक, तो ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। हमारा कॉन्टिनेंट मतलब हमारी जो कंट्री है वो कहाँ पड़ती है, तो वो पड़ती है आपकी एशिया में। एशिया में भी किधर, तो ये आप देख रहे हो कि दक्षिण की साइड पड़ रही है। मैप में कभी भी ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस बगल जो है आपका पश्चिम होता है। ठीक, और इधर पूरब। तो अगर पूरे विश्व को, जैसे अगर मैं पूरे विश्व को एक गोल मानूं, पृथ्वी को गोल मानूं, ठीक है, तो हालांकि जियोइड शेप होता है, लेकिन अगर गोल माना जाए तो ये हो गया आपका उत्तरी क्षेत्र, ये हो गया दक्षिणी। अगर इसको गोलार्धों में बांटा जाए, ठीक है, गोलार्धों में बांटा जाए तो ऐसे बीच से एक रेखा जाएगी जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। ऊपर का क्षेत्र हो गया उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे नदन हेमिस्फेयर। ठीक है, क्यों हेमिस्फेयर, क्योंकि आधा स्फेयर है। ठीक है, और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 2 गोलार्धों में बांट दिए। तो सबसे पहले ये जानना है कि इंडिया कहाँ स्थित है, तो इंडिया आपका यहाँ कहीं स्थित है। ठीक है, मेन लैंड स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो ये जानना है सबसे पहले कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई सबको। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं कि पूरब और पश्चिम में इसको बांटते हैं कि ये हिस्सा होता है पश्चिम और ये हिस्सा होता है पूरब। तो इंडिया किधर पड़ता है, अगर देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि इस लाइन के इस बगल पड़ता है, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर भारत की ठीक ठीक स्थिति देखी जाए तो आप बोलोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है। ठीक, तो अब एक चीज़ और जाननी है यहाँ पर कि 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा तुरंत उसको बोलेंगे नॉर्थ। क्या बोलेंगे, नॉर्थ, और उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ जो भी उसका निर्देशांक होगा, स्थिति होगी, उसके साथ क्या लगेगा, n लगेगा। और जैसे ही आप पूरब पश्चिम में पूरब की ओर जाओगे तुरंत उसके साथ लगेगा ई। अब मैं बताता हूँ होता क्या है कि भारत स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री
4 मिनट ऐसे पढ़ते हैं, उसके साथ लगेगा नॉर्थ। ठीक है, कहाँ तक जाता है, जो टॉप पॉइंट आता है वो कहाँ तक आता है, जो इंडिया का टॉप पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो समझ गए एन क्यों लग रहा है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक अवस्थित है। और चूंकि ये पूरब में अवस्थित है, ठीक है, तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो इसका ये बिंदु होगा, ठीक है, और ये बिंदु होगा, अब इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन चूंकि दोनों ही ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है, ये प्रारंभिक बिंदु, और ये दूसरा भी ईस्ट में है, तो ये वाला होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और जो पहला पॉइंट है वो होता है 68.7, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो समझ में आया ईस्ट ईस्ट कैसे आता है और नॉर्थ नॉर्थ कैसे दोनों बार में आ रहा है। ठीक है, अगर किसी देश की स्थिति ऐसी होती तो उसको कैसे लिखते, तो एक हिस्सा जो ऊपर वाला है वो नॉर्थ में आता, दूसरा वाला साउथ में आता। ठीक है, और दोनों ही हिस्से फिर वेस्ट में आते, कि हम लोग सबसे सुदूर पश्चिम बिंदु को एक वेस्ट दिखाते और नज़दीक वाले को दूसरा वेस्ट दिखाते। ठीक है, अब जो भारत की स्थिति है उसमें कई पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, पहले तो स्थिति जान लेते हैं कि हिंद महासागर इसके दक्षिण में है, बंगाल की खाड़ी इसके पूर्व में पड़ती है, और अरेबियन सागर जो है वो उसके पश्चिम में पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आते हैं कि सपोज करो कि इसका दक्षिणतम बिंदु ये है, कुछ यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और सबसे लास्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो 4 पॉइंट है जो इसके सुदूरतम बिंदु हैं। ठीक है, तो जो ऊपर का पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ठीक, इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो सुदूर इसका उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, फिर उसी तरह अगर हम लोग इसके पश्चिमी बिंदु पर आते हैं तो इसको बोला जाता है गुआर मोटा या गुहार मोती। ठीक है, अलग अलग, या गौर माता भी आपको कहीं मिल जाएगा देखने को गौर माता। ठीक, तो बस ये जानना है कि भाई ये पढ़ने वाला पॉइंट है आपके गुजरात में, और गुहार मोटा, गौर माता अलग अलग नामों से इसको जान रहे हैं, मतलब बस ये सुदूरतम पश्चिमी बिंदु है। ठीक, वहीं पूर्वी बिंदु की बात करोगे तो आता है किबिथु। क्या आता है, किबिथु। इसके नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं मिलती है, किबिथु ही हर जगह मिलेगा, अरुणाचल में स्थित ये बिंदु है। ठीक है, इंडिया का। वहीं जब दक्षिणतम बिंदु की बात करोगे तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर मेन लैंड पर नहीं पूछा है, मुख्य भूमि, ये भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन इसके बाद भी अंडमान निकोबार नामक द्वीप समूह है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट तक विस्तृत है। यानी कि भारत का अगर सुदूरतम बिंदु पूछा जाए, दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, तो वो कुछ 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास आएगा। ठीक, लेकिन अगर मुख्य भूमि पर सुदूरतम बिंदु पूछा जाए तो वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास आएगा। तो पहले 6 डिग्री 45 मिनट वाले का नाम जानते हैं, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नाम याद रखेंगे। ठीक, और वहीं अगर तो वो हो जाएगा केप कैमोरिन। ठीक है, अब सारा एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। मैंने क्या बताया कि भारत है, ठीक है, भारत कैसे स्थित है, तो मैंने बताया कि 0 डिग्री के जहां भी 0 डिग्री होगा, सपोज करो ये 0 डिग्री लाइन है अपनी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए ये 0 डिग्री लाइन है, तो 0 डिग्री लाइन के किधर है, नॉर्थ में है। यानी कि मैप में नॉर्थ किधर होता है, मैप में नॉर्थ होता है ऊपर, और मैंने एक बार और बताया इधर होता है ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में है इंडिया। तो 0 डिग्री से ऊपर बढ़ोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का मिल जाएगा, अंडमान निकोबार पे स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट, इंदिरा पॉइंट। उसके ऊपर चलोगे तो भारत के मुख्य बिंदु पर तमिलनाडु के हिस्से में मिलेगा आपको केप कैमोरिन, जो कि मेन लैंड का यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। फिर सबसे उत्तरी पॉइंट पर जाओगे तो आ जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि भारत का सुदूरतम उत्तरी बिंदु है। पश्चिम में आ जाओगे तो गुहार मोटा, गौर माता, गुहार मोती अलग अलग नाम से एक गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु मिलेगा भारत का। सबसे पूर्वी बिंदु पर जाओगे तो किबिथु मिलेगा। ठीक है, सबको इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन लगभग रहती है। ठीक है, सब लोगों ने किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की है या कर रहे हैं, तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन कोई भी टीचर इनिशियली पढ़ाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, अब हम लोग जानने वाले हैं कुछ लाइनों के बारे में। कैसी कैसी लाइनों के बारे में, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा, आइए। ठीक है, सपोज करो कि ये अर्थ है, तो
बीचों बीच एक रेखा खींची जिसको बोला गया 0 डिग्री। ठीक है, क्या बोला गया? 0 डिग्री। अब इसको हम बोलेंगे अक्षांश रेखा। ठीक है, और जो 0 डिग्री है उसको बोलेंगे अक्षांश। देखिए सब में अंतर बता रहा हूं। ठीक, और इसको मिला करके जो वृत्त बनेगा उसको बोलेंगे अक्षांश वृत्त। ठीक है, अब देखो ये कोई भी मान लो कि इस यहां कोई देश है सबसे आउटर लेयर ऑफ अर्थ पे, सबसे बाहरी जो परत है उस पर, तो इसकी अक्षांश कैसे नापते हैं? तो ये जो 0 डिग्री है उसके साथ एक एंगल बनता है। ठीक है, कहां पर? जो सपोज करो यहां कंट्री मत मानो, यहां कंट्री मानने से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहां से चीजें विजुलाइज होंगी। सपोज करो यहां पे कोई कंट्री थी। ठीक, तो इसका अक्षांश बताना है तो कैसे बताओगे? वहां से एक रेखा बनाए जो कि इक्वेटर के साथ एंगल बना रही है। ठीक है, तो देखिए पूरा स्ट्रक्चर ये है कि ये जो पॉइंट है इसको कहां से नापेंगे? आपके सेंटर ऑफ अर्थ से नापेंगे। और दूसरा चीज क्या रहेगा कोण का? तो ये वाली लाइन जो इक्वेटर बनी है वो रहेगी। तो यहां से डिग्री नापते हैं और यही चीज फिर जो है, एक सेकेंड, यही चीज जो है लाइन के फॉर्मेट में दिखा देते हैं कि इसको नापा। सपोज करो कि 8 डिग्री 4 मिनट तो नहीं नाप सकते, एक सेकेंड, कुछ भी नापा, मान लो 30 डिग्री नापा इसको। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसके फॉर्मेट में दिखा देंगे, या 60 डिग्री नापा को थोड़ा ऊपर हो गया है। ठीक, तो कह दोगे कि ये 60 डिग्री नॉर्थ हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन करते हैं अक्षांश को। और ये हो गई अक्षांश रेखा, जो रेखा बनाया हूं मैं। अगर इसको पूरा वृत्त के रूप में बना दिया जाए तो हो जाएगा अक्षांश वृत्त। और अगर जनरली बोला जाए तो बोला जाए अक्षांश। अब काउंटिंग की बात आती है तो 1 डिग्री के सेपरेशन पर जो है अक्षांश बनाए जाते हैं। यानी कि 0 डिग्री से ऊपर बनाना शुरू करोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे 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 जाते 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 कहाँ तक बनेगा? 90 डिग्री। क्योंकि टॉप जो होता है, ये पोल जो होता है, ये 90 डिग्री का नॉर्थ और 90 डिग्री का साउथ, ये 2 बनाता है। ठीक, तो दोनों ओर जो है 90 डिग्री का बनाया। अगर अक्षांश की बात की जाएगी तो कितने अक्षांश बनेंगे? तो आप ऐड कर लो। अब सुविधा के लिए क्या करते हैं कि अक्षांश रेखा जो है ना, वो चूंकि सामने से देखने पे रेखा दिखाई देती है, बट एक्चुअल में क्या है? अक्षांश वृत्त। तो ये दोनों अलग नहीं है, बस समझने की दृष्टि से अलग है। जैसे ये जो आपको रेखा दिख रही है 0 डिग्री वाली, ये बेसिकली रेखा नहीं है। क्या है? ये एक तरह से ऐसे 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 वृत्त होगा। ठीक है, ऐसे वृत्त होगा, लेकिन चूंकि जब सामने से हम लोग देखेंगे तो वो रेखा जैसा दिखेगा। ठीक, अक्षांश क्या होता है? इस रेखा पर कोई भी बिंदु, जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, या ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये सब अक्षांश है। ठीक, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा है तो कितना अक्षांश हुआ? आइए जोड़ लेते हैं। अक्षांश कितने हुए? 90 हुए। ठीक, प्लस 90 नीचे साउथ वाले हुए, और एक हो गया इक्वेटर। यानी कि जब 1 डिग्री से स्टार्ट करो, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके ऊपर स्टार्ट करो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री तक गया ऊपर नॉर्थ में, उत्तर साइड में, और 90 डिग्री गया साउथ में। ठीक, तो 90 ये पॉइंट मिले, 90 ये पॉइंट मिले, और एक और मिला, तो टोटल अक्षांश कितना हुआ? 181। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखा कितनी है, ठीक, या वृत्त कितना है, अक्षांश वृत्त, तो कितना हो जाएगा? चूंकि देखिए यहां पर मैंने बनाया पॉइंट, जो पृथ्वी होती है वो ऊपर और नीचे से चिपटी है, तो यहां पर कोई सर्कल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा। तो ना ही 90 डिग्री नॉर्थ गिना जाएगा, ना ही 90 डिग्री साउथ गिना जाएगा। यानी कि 181 में से 2 घटा दोगे, 179 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अक्षांश रेखा। तो प्रश्न हमेशा अक्षांश रेखा से पूछता है, अक्षांश से प्रश्न नहीं पूछता है। आपसे पूछेगा कि टोटल पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप कितना बताओगे? ये अक्षांश वृत्त है, तो आप सिंपली बताओगे 179। ठीक है, आशा करता हूं कि गणना करने आ गई होगी। चलिए अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे फिर से एक पृथ्वी बना रहा हूं मैं। हमने देख लिया ये है 0 डिग्री, जिसको हम लोग बोल रहे हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक, फिर हमने देखा कि 0 डिग्री से ऊपर जाओगे नॉर्थ के तरफ तो आपका 90 तक चलता है, और एंगल जो है धीरे धीरे चेंज होता रहता है। इसको एक और फोटो से हम लोग समझ सकते हैं। जो पहली चीज मैंने आपको समझाई है वो इस फोटो से भी समझ सकते हो। ठीक है, इस फोटो से भी समझ सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें किस तरह से डिग्रीज बनाई हुई है कि ये 0 डिग्री है बीच वाली, ठीक, जिसको विषुवत रेखा बोल रहे हैं, और यही पॉइंट दिखाना है 15 डिग्री के एंगल पर गए, और इस पर जितने भी देश पड़ेंगे सब 15 डिग्री पे हो जाएंगे। फिर ये 30 डिग्री पे सिमिलरली ऊपर तक गए तो कितने पे पड़ गया? 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो
हाँ, तो हम लोग समझ रहे थे कि ऊपर हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे हो गया 90 डिग्री साउथ। ओके, तो इसमें जो है कुछ रेखाओं को अपनी सुविधा के लिए नाम दिया गया है। जैसे जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हो और 23.5 डिग्री पर पहुंचते हो, 23.5 नॉर्थ, और सिमिलरली नीचे भी 23.5 साउथ। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम दे देते हो कि भाई इसका एक नाम दे दिया हमने और इसका एक नाम दे दिया। इसको बोल दिया कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इसको बोल दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, मकर रेखा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर वाली जो एक लाइन होती है सुविधा के लिए, उसको भी नाम दे दिया है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर जाओगे, ठीक है, तो इसको बोल दोगे आर्कटिक वृत्त। इंग्लिश में भी आर्कटिक सर्कल ही होता है, नाम नहीं अलग है। और नीचे चले जाओगे 66.5 डिग्री, ठीक है, तो इसको बोल दोगे अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए, जो कर्क रेखा मकर रेखा है ना, इस पे अवस्थित देशों के बारे में पूछा जाता है, इक्वेटर पर स्थित देशों के बारे में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि भारत से पास करती है कि नहीं पास करती है, कौन सी रेखा पास कर रही है। ठीक, तो इस सब के बारे में जानेंगे। बस ये जानेंगे कि कर्क रेखा जो है हमारे भारत से पास करती है, यानी कि हमारा भारत ऐसे कुछ है, तो कर्क रेखा हमारे भारत से क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब इतनी बेसिक जानकारी हम लोग ले लिए अक्षांश के बारे में। अक्षांश के जैसी एक रेखा और होती है, इसका नाम है देशांतर रेखा। अच्छा, एक चीज और पूछता है, जैसे ये पूछता है कि जो अक्षांश वृत्त बन रहे हैं, जो लैटिट्यूड वाले सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, क्या ये ऊपर जाते समय क्या शेप हो रहा है उनका। तो ऐसे समझो कि सबसे पहला जो सर्कल बनेगा इक्वेटर पर, वो सबसे बड़ा होगा। एक सेकंड, गड़बड़ हो गई कुछ। ठीक है, जो सबसे ऊपर सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा होगा। नहीं बन रहा है दोस्तों, लेकिन हम लोग ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, चलो, जो सबसे ऊपर सर्कल बनेगा वो सबसे मतलब बीच में बनेगा इक्वेटर पे, वो सबसे बड़ा होगा। फिर उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा होगा, उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा होगा, उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा होगा, ऊपर वाला और छोटा होगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, वो पॉइंट में कन्वर्ट होने से पहले छोटा होता जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं, कि ये सर्कल जो है ये सबसे बड़ी होगी। ठीक, इससे छोटी होगी ये वाली, उससे छोटी होगी ये वाली, यहां पर जो कोई आएगी सपोज करो वो उससे छोटे सर्कल होगा, और ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि ऊपर जाते समय सर्कल क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज और आप जानो कि इसका प्रभाव कब दिखेगा। इसका प्रभाव दिखेगा जब हम लोग देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे, तब इसका प्रभाव दिखाई देगा। एक चीज और जानिए कि 1 डिग्री का डिफरेंस जो होता है, जैसे 0 डिग्री हो गया और यहां पर 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री की रेखा हो गई नॉर्थ में, तो इन दोनों लोग के बीच का डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर। कितना है, 111 किलोमीटर। डायरेक्टली याद कर लो कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच का डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर। ठीक, मतलब मान लो कि आप 0 डिग्री पे रह रहे हो और कोई बंदा 20 डिग्री पे रह रहा है, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कितने किलोमीटर वो आपसे ऊपर रह रहा है एग्जैक्टली, अगर आप 0 पे रह रहे हो और एग्जैक्टली अगर वो 20 पे रह रहा है तो। ठीक है, जबकि एक अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश का 111 किलोमीटर जो है होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं कि हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। देशांतर रेखाएं अभी हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है, बस ये जान जाओ कि लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं लेटी हुई रेखा होती है, और लॉन्गिट्यूड जो है लंबी रेखाएं या खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक, तो पृथ्वी के, सपोज करो ये पृथ्वी है, तो जो ऐसी रेखाएं होंगी ये क्या होंगी, आपकी देशांतर रेखाएं होंगी। ठीक, ये रेखाएं कुछ ऐसे ऐसे होंगी। कभी भी आप देखोगे ग्लोब तो आपको ये रेखाएं ऐसे दिखाई देंगी। अब इन रेखाओं में एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि आप देख रहे हो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस हिस्से में ये रेखाएं क्या कर जा रही हैं, श्रिंक कर जा रही हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक, यहां क्या है, दूरी ज्यादा है, और यहां क्या हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी। ठीक, तो इस पर भी प्रश्न पूछता है, देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड इनको बोला जाता है। और ठीक है, एक बार पूरा पहले इसको भी समझ ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर आधा पढ़ाए, आधी चीज़ें कन्फ्यूज़न में छोड़ दिए। ठीक, तो एक पेज ऐड, चल पेज ऐड कर लिया मैंने। अब देशांतर को भी यहाँ पर उड़ा देते हैं तुरंत। चलिए, मैंने क्या बताया कि ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है,
तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब मैंने कहा कि इसको इससे जोड़ने वाली जो रेखा होगी या जो वृत्त होगा, ऐसे सपोज करो, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं देशांतर। और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो खरीदते हैं ना हम लोग खरबूज, तो खरबूज पे ऐसे ही लाइनें पड़ी होती हैं, ठीक उसी तरह से देशांतर रेखाएं होती हैं। अब बात ये होती है कि पृथ्वी टोटल मतलब अगर कोई स्फेरिकल चीज़ है, ठीक है, और यहाँ से इनिशिएट होकर के यहाँ जा रही है, तो टोटल कितनी डिग्री जा सकती है अगर एक एक डिग्री के डिफरेंस पर खींचा जाए? तो टोटल 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? 360, ठीक है, एक एक डिग्री के डिफरेंस पर। बात ये होती है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना। यानी कैसे समझो कि गुजरात के साइड से घूमेगी और मतलब अरुणाचल के साइड घूमेगी, ठीक है, गुजरात से अरुणाचल की तरफ घूम रही है, तो अरुणाचल में सूर्योदय गुजरात से पहले हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों पहले हो जाएगा? क्योंकि जो अरुणाचल वाले होंगे ना, वो सूर्य को पहले देखेंगे, ठीक, और उसके 1-1.5 मतलब लगभग 2 घंटे बाद कौन देखेगा? गुजरात वाले देखेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है? क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पूर्व वाले सब चीज पहले देख रहे हैं, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है कि 360 रेखाएं तो खींच दी गई काल्पनिक पृथ्वी पर, लेकिन बात यह है कि कहां से हम लोग इनिशिएट करें, कहां मानेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो रेखा है आपकी शुरुआती रेखा कौन सी है। तो एक शहर दिया गया जिसका नाम है ग्रीनविच, जिसके बारे में सब लोग जानते होंगे। ग्रीनविच कहाँ का समय शहर है? तो लंदन का शहर है, जहां पर 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा, ठीक, या लॉन्गिट्यूड माना गया कि यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक। एक चीज और जानिए कि टोटल पृथ्वी कितने देर में घूमती है? तो 24 घंटे में घूमती है। अगर मिनट में बात की जाए तो कितने मिनट में घूमेगी? तो लगभग 1440, लगभग क्या एग्जैक्टली 1440 मिनट में घूमेगी, ठीक है। तो अब 1440 मिनट में पृथ्वी कितना घूम रही है, ऐसे समझो 1440 मिनट में घूम रही है 360 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री केवल घुमाना हो पृथ्वी को, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पृथ्वी को लग जाएगा 1440 डिवाइड बाई 360, यानी कि 4 मिनट, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री अगर सपोज करो ये 0 हो और ये 1 डिग्री हो, तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? तो टोटल समय लगने वाला है 4 मिनट का, ठीक। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ये जान जाइए कि ये चीजें केवल याद रखने पर कि अगर आप लैटिट्यूड पर 1 डिग्री आगे बढ़ रहे हो और उसमें 4 मिनट लग रहा है, तो इससे किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हो जो भी एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस कितना होता है दोनों के बीच में? तो जो डिफरेंस आपका होता है वो होता है, अगर किलोमीटर में लिया जाए तो 111.32 किलोमीटर होता है इक्वेटर के आसपास, यानी कि भूमध्य रेखा पर जो डिफरेंस होगा इन दोनों 0 डिग्री और 1 डिग्री में, वो 111.32 होगा। लेकिन क्या वही डिफरेंस यहां भी होगा? तो आप देख रहे हो कि नहीं, वो घट रहा है, ठीक है। यानी कि उत्तर की ओर, ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ोगे तो रेखाओं में जो डिफरेंस होगा किलोमीटर का, वो क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज हम लोग को क्या जाननी है दोस्तों? अगली चीज ये जाननी है कि 0 डिग्री पर जो लंदन का ग्रीनविच शहर है, ठीक है, और जो अपना है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट जो भारत से जाती है, यानी कि ये 0 डिग्री हो गई, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो हमारा समझ लो कि हमारी जो समय रेखा है, ठीक है, भारत से जो गुजरती है, इसको हम लोग अपनी टाइम लाइन मानते हैं कि यहाँ से हम लोग अपना समय निकाल रहे हैं। तो इन दोनों में कितने घंटे का डिफरेंस होता है? तो अगर कोई पुराने मोबाइल में कभी डेट सेट किया होगा ना, सॉरी टाइम सेट किया होगा, तो उसमें ये चीज आती थी। अब हम लोग निकालेंगे कि हमने देखा कि 1 डिग्री पर कितने मिनट का समय है? 4 मिनट का, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पर कितना होगा? 82.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ गया 330 मिनट, ठीक है। और इस 330 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो आपका 5 छक्के 30, यानी कि 5 घंटा, ठीक है, और 30 मिनट। और इतना ही डिफरेंस होता है, मतलब 0 डिग्री से लोगे, अगर आप लोग कभी टाइम वाइम सेट किए होगे तो आपको पता होगा कि पुराने मोबाइल में भी और अभी भी हम लोग का GMT पूछता है, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिफरेंस है। तो ऐसे देता है GMT प्लस 5 आवर 30 मिनट्स या 5.30 आवर, ठीक। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए। भारत चूंकि अगर बात की जाए ग्रीनविच या लंदन से किधर स्थित है, तो भारत स्थित है पूर्वी दिशा में, यानी कि जो सुबह होगी या जो दिन होगा वो किधर पहले होगा? तो हम लोग के वहां
पहले होगा, ठीक है, कितना घंटे पहले होगा, तो 5.5 घंटे हम लोग प्लस में चलते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। अब आप किसी भी लोकेशन पर या प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करके इस विधि से देखिए, हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब टेक्स्ट पढ़ लेते हैं और डायरेक्टली आज का जो चैप्टर है उसको ख़त्म करते हैं। अगर कोई चीज़ बीच में आती है ऐसी जो मैंने नहीं समझाया तो उसको हम लोग देख लेंगे। यह याद करने वाली चीज़ होगी तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पर आप लोग को याद करना है, समझना नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और कि जितने लोगों को भी अभी तक जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है, जितने लोगों को अच्छा लगा होगा वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ पॉजिटिव कमेंट करिए। जिन लोगों को नहीं अच्छा लगा तो वो लोग लिख सकते हैं कि सर ये इंप्रूवमेंट करने लायक है, लेकिन कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत जो है दक्षिण एशियाई देश है, ये हमने पढ़ लिया था। चतुष्कोणीय आकृति वाला है, यानी कि एक तरह से क्वाड्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है। डायमंड शेप जो है इंडिया का, ऐसे समझ लो, ऐसे जो है 30 डिग्री इधर से भी है और 30 डिग्री इधर से भी है, ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो चतुष्कोणीय आकृति वाला, हिंद महासागर के उत्तर में है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कहाँ स्थित है तो हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि गोले के ऊपर साइड में स्थित है, और देशांतरी विस्तार से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, तो रूस है सबसे पहला, रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। उसके बाद आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, कनाडा यूएसए एक ही नॉर्थ अमेरिका में ही आ जाएगा, फिर आता है चीन, फिर आता है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है भारत। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला, ये जब डेटा है तो इसमें दूसरा था, लेकिन भारत जो है कम से कम जनसंख्या की दृष्टि से पिछाड़ दिया है, ठीक है। फिर 26 जनवरी 2020 का डेटा इसमें लिखा है कि भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित है। तो मैंने बताया भी था कि जम्मू कश्मीर जो है, जब से 2 भाग में लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर में डिवाइड हुआ है, तब से 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई थी, एक स्टेट कम हो गया था, तो 29 से 28 स्टेट हो गया था। 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ी थी, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर के एक बना दिया गया, तो फिर से 8 यूनियन टेरिटरीज रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4 होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि वर्ल्ड के टोटल जो एरिया है उसका कितना भारत में है परसेंटेज में, तो 2.4% जो है इंडिया है टोटल वर्ल्ड के परसेंटेज का, ठीक है। केवल स्थलीय भाग की बात कर रहा है, टोटल मतलब ऐसा नहीं है कि पानी वाला क्षेत्र भी ले रहे हैं, केवल स्थल जो खंड है उनकी बात कर रहा है, ठीक है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5 से अधिक, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पर पहुंच गए हैं तो 17.5% से अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। और ये डेटा जो है पुराना डेटा है, लगभग आपका 13 साल पुराना डेटा है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताता है। मुख्य भूमि मतलब अंडमान निकोबार को शामिल नहीं करेंगे, तो 3,214, इसके लिए भी मैं बना दे रहा हूँ। सपोज करो कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ठीक ठीक, ये इंडिया है। तो बात कर रहा है इधर से इधर तक की, सॉरी, तो ये हो गया 3,214, और जब इधर से इधर तक की बात करेगा तो 2,933 किलोमीटर जो है इसका विस्तार आएगा। तो देखिए लगभग 200-250 का डिफरेंस है, 300 के आसपास, ठीक है। तो उसको मानेंगे कि बराबर ही है, इतनी बड़ी दूरी जो है नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको 2 डेटा दे दिया कि उत्तर से दक्षिण 3,214 और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। तो अगर पूछता है कि उत्तर दक्षिण विस्तार ज़्यादा है या पूरा पश्चिम विस्तार ज़्यादा है, तो आप बता दोगे कि उत्तर से दक्षिण तक विस्तार ज़्यादा है। पाकिस्तान के कब्जे में कुछ क्षेत्र है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। थोड़ा सा चीन के कब्जे में क्षेत्र है, अक्साई चीन, ठीक है, उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, ठीक है। आ जाइए, फिर गाँव की संख्या पूछा हुआ है, तो 6 लाख से ऊपर गाँव है, मतलब 6.5 लाख के आसपास जो है गाँव है। अक्षांशीय विस्तार पर आते हैं, तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तो अगर डेफिनेशन आ जाता है कि अक्षांश किसे कहते हैं, कुछ जनरल डेफिनेशन लिख दिया और एग्जैक्ट डेफिनेशन एक लिख दिया कि भाई एक हो गई अपनी भूमध्य रेखा, अब वहाँ से जो कोण बनाती है कोई किसी बिंदु को लेकर के एक रेखा, तो पृथ्वी के केंद्र से उस भूमध्य रेखा के साथ जो एंगल बन रहा है उस बिंदु के लिए, ठीक है, वही कहलाता है आपका अक्षांश, ठीक। और जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको बोले जाते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो गया। और ये खींची जाती हैं विषुवत रेखा के समांतर। विषुवत रेखा या इक्वेटर जो होता है उसी को भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी को जो उत्तर दक्षिण भागों में 2 फाड़ करती है, उसी रेखा को कहते हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दिखाया जाता है।
दो भागों में पृथ्वी को जो बांटती है उसको 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा कहते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं या नॉर्दर्न लैटिट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइंस कह सकते हैं। ठीक है, और जो साउथ में स्थित होती है उनको सदर्न लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। अब इसमें फोटो दिया हुआ है वो हमने ठीक से देख लिया है। प्रधान याम्योत्तर किसको कहते हैं? 0 डिग्री को प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, जो कि कहाँ पड़ती है? ग्रीनविच शहर, जो कि लंदन में पड़ता है। ठीक है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो टोटल 89 अक्षांश रेखाएं ऊपर और 89 अक्षांश रेखाएं नीचे होंगी। तो इस तरह से इसको कह दिया है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है इतनी हो जाएगी। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 179 हो गई। लेकिन अगर पूछा जाए अक्षांश की संख्या कितनी है, तो मैंने बता दिया कि जो बिंदु पड़ते हैं ना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु हैं उनको भी काउंट कर लिया जाता है। तो +2 हो जाएगा, 181 हो जाएगा। कितनी दूरी होती है दो समानांतर अक्षांशों के बीच में? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। फिर कह रहा है कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहा जाता है। ये कहाँ से गुजरती है? तो लंदन में ग्रीनविच शहर है, वहीं से गुजरती है। उसी को मान्यता दे दिया गया है कि 0 डिग्री देशांतर भी इसी को हम लोग कहेंगे या प्रधान याम्योत्तर कहेंगे, यानी कि जो टाइम की गणना है ना वो वहीं से शुरू होगी। फिर आता है आपका कि ये भी रेखाएं काल्पनिक हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको देशांतर रेखा आप कह रहे हैं। कैसे मिलाती हैं ये रेखाएं? तो ऐसे ऐसे मैंने बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला देंगी। ठीक है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि देशांतर रेखाएं क्या है? पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं? क्योंकि आप देखोगे कि मिलती हुई ये प्रतीत होती हैं, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसे जैसे ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ोगे, जैसे हम लोग पोल्स से इक्वेटर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? बढ़ता जाता है। मैंने इसी चीज को उल्टा बताया था कि पोल्स से मतलब पोल्स की ओर जैसे जैसे जाओगे तो देशांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी? सटती हुई चली जाएंगी। देखिए ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे कि एक पॉइंट से निकला है तो वहां पर जाके सट जाएगा, ये पॉइंट से सट जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था और आप लोग तो बहुत ही होशियार हो, आप लोग को क्या ही बताना। ठीक है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम जो दूरी होती है वो होती है 111.32। तो इसी के आसपास मैंने भी डेटा दिया था आपको। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में, बताने वाली बात ही नहीं है, हमारे बच्चों को सब कुछ पता है, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को। ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है। क्यों? ये मेन लैंड से नहीं स्टार्ट हो रहा है। वैसे अगर मेन लैंड से स्टार्ट होगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा, लेकिन इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होगा तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 अंश तक जाता है। मुख्य भूमि पर 8 डिग्री 4 अंश से स्टार्ट होता है। वहीं अगर पूर्वी पश्चिमी की बात की जाए तो 68.7 पूर्वी देशांतर से शुरू हो रहा है, जो कि आपका कहाँ पड़ रहा है? गुहार मोटा या गुजरात का क्षेत्र है, और 97.25 पूर्वी देशांतर जा रहा है, जो कि किबिथू की बात आती है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो एक क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23.23 ऐसे मान लो, 23.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। अब इसमें ये कह रहा है, देखिए फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये है इक्वेटर। ठीक, और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। तो जो सूरज है ना वो इतनी दूरी में सबसे ज्यादा गर्मी देता है। ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की जो रोशनी है वो सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है। जैसे ही इसके ऊपर निकलोगे ना तुरंत ठंडे प्रदेश स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी थोड़ी तिरछी पड़ने लगती है, आड़ी तिरछी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये भी समझ लो ना कि ये क्षेत्र जो है ना ऐसे है ना पीछे, और ये बिल्कुल समझ लो कि सीधा क्षेत्र है। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक फुटबॉल ले लीजिए। ठीक है, फुटबॉल पे थोड़ी दूरी से एक टॉर्च जो है जलाइए अंधेरे में। ठीक, तो आप देखोगे कि जो टॉप का पॉइंट होगा यानी कि जो पोल्स होंगे और नीचे का जो पोल होगा वहां पे कम प्रकाश जाएगा। वही नहीं, 66.5 डिग्री, अगर आप उस पर वृत्त भी खींच दो तो 66.5 डिग्री के ऊपर भी जो है बहुत कम प्रकाश जाएगा। इवन 23.5 डिग्री के ऊपर जब जाने लगोगे तो लाइट जो होगी ना वो थोड़ी डिमिनिश, कम होने लगेगी। तो इस प्रयोग के द्वारा भी आप लोग समझ सकते हो। तो सूर्य की जो सबसे ज्यादा रोशनी है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा के बीच में ही मिलती है। ठीक है, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में, मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर जब जाओगे तो उपोष्ण कटिबंध आ जाता है, यानी कि उप उष्ण कटिबंध, कि उतना उष्ण नहीं है, उतना गर्म नहीं है, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इंग्लिश में। फिर कह रहा है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जाने पर दिन और रात की अवधि में भी अंतर आता है। सही बात है कि
अगर आप 0 डिग्री पे हो यानी कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे हो, तो वहां पर जो दिन और रात का डिफरेंस है वो ऐसा सपोज कर लो कि लगभग लगभग दिन अधिक होगा, रातें छोटी होंगी। लेकिन जैसे जैसे पोल्स की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ते जाओगे तो वहां पर क्या होगा, रात काफी लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, आ जाइए भारत और कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। ये मैंने आपको बताया था कितने स्टेट से होकर के गुजरती है, तो इसका सिंपल सा जुगाड़ है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। ठीक है, पहला हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झ से हो गया, झार से हो गया झारखंड। ठीक है, तो ये 8 पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जहां से होकर के मित्र पर गमछा झार यानी कि कर्क रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या क्या लिखा है, गुजरात राजस्थान क्रमशः लिखा हुआ है, पश्चिम से पूर्व लिखा हुआ है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए, गंदा मैप है, एक बार क्लियरली अपने घर पे देख लेना कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और यहाँ पर मिजोरम हो गया। ठीक, अब कह रहा है सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर जब रहता है तो इसी को उत्तरायण बोलते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे आता है तो दक्षिणायण बोलते हैं। ठीक है, होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब से जो है उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। ठीक, यानी कि भूमध्य रेखा के जब ऊपर चलना शुरू होगा तो दिनों की अवधि बढ़ेगी। अभी मैं इसको ठीक से समझाऊंगा, जब ये आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ना मौसम मौसम वाला, तो मैं एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, इतना ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होंगी। चूंकि पृथ्वी जो है ना वो तो घूम रही है सूर्य के चारों ओर, सूर्य जो है वो क्रमशः ऊपर नीचे जैसी स्थिति में रहता है कि एक बार पृथ्वी ऊपर सी स्थिति में रहेगी, एक बार पृथ्वी नीचे सी स्थिति में रहेगी। उसी को मानते हैं कि सूर्य जो है उत्तरायण हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। अभी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। 21 जून को जो है सूर्य उत्तरायण की सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब देखो कर्क रेखा की बात आई तो माही नदी आ गई। अब यहाँ पर तीनों नदियाँ मैं बता देता हूँ, 3 नदी है। एक के बारे में प्रश्न पूछता है कांगो रिवर, ठीक है, एक के बारे में पूछता है लिम्पोपो और एक आपको दिया हुआ है माही। ठीक, तो अब देख लो इस पे प्रश्न क्या पूछता है। कांगो रिवर जो है वो इक्वेटर को यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ऐसे। ठीक, लिम्पोपो नदी जो है 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा को यानी कि कैप्रिकॉन को या मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी जो है वो कर्क यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। तो ऐसे याद कर लो कि कांगो नदी 0 डिग्री को 2 बार काटेगी, लिम्पोपो 23.5 डिग्री साउथ को यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटेगी और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है यानी कि कहां पर हो रहा है, कर्क रेखा पर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला यहाँ पे एक प्रश्न पूछा हुआ था, तब से लोग जो है इसको भी दे दिए हैं कि आप लोग याद कर लीजिए। चलिए हम लोग भी याद करने की कोशिश करते हैं। अगर तल्ला जो है वो 23.5 डिग्री के आसपास पड़ रहा है यानी कि 23 डिग्री 50 मिनट पे पड़ रहा है, तो एक तरह से देखोगे कि कर्क रेखा के बिल्कुल आसपास में पड़ रहा है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ रहा है, उत्तरी अक्षांश यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि नॉर्थ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो बिल्कुल कर्क रेखा के आसपास में पड़ रहा है। उससे दूरी अगर देखी जाए तो उसके बाद आता है 23.5 डिग्री, मतलब 23 डिग्री 25 मिनट भोपाल पड़ता है, कर्क रेखा के आसपास में पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद जो आता है आपका वो आता है 23 डिग्री 19 मिनट यानी कि गांधीनगर आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है, 1 2 3। ठीक, फिर आपका आता है 23 डिग्री 9 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 11 मिनट जबलपुर आता है चौथे नंबर पर। ठीक, तो 1 2 3 4 करके लिख लीजिएगा, ऐसे 4 5 अपने वहां लिख लीजिए, उसके बाद जरूरत नहीं है। और 5वें नंबर पर आता है उज्जैन। इस तरह से देख लीजिए कि कर्क रेखा के आसपास सबसे नजदीक में कौन है, तो अगरतला है, दूसरे नंबर पर कौन है, भोपाल है, तीसरे नंबर पर गांधीनगर है, चौथे नंबर पर गुजरात है। तो हम लोग अगर कुछ बना सकते हो तो बना दें, ए बी भोपाल, ठीक है, जी जे यू, ठीक है ना, ए बी जी जे यू। आप गुजरात में वो पाया जाएगा, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार प्रश्न पूछा हुआ था मानक समय क्या होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट करोगे, भारत में आओगे 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट वाली जो रेखा है वो आपकी मानक रेखा पाई जाती है। ठीक, एक चीज़ लगता है मैं थोड़ी सी गलत बता दिया हूँ। ठीक है, ये 23.5 डिग्री 50 मिनट दिया हुआ है, तो सबसे नज़दीक कौन हुआ, 23 डिग्री 25 मिनट वाला। ठीक है, ये सबसे नज़दीक हुआ कर्क रेखा के। ओके, ठीक कर लीजिएगा,
क्योंकि मिनट जो होता है ना वो 60 का होता है यार, मैंने थोड़ी गलती बता दी है। 82.5 डिग्री किसको बोला जाएगा? 82.5 डिग्री बोला जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। उसमें 50 मिनट लिखा हुआ था, मैं कंफ्यूज हो गया था, 100 का हाफ किया था, ठीक है। ये पहला नहीं होगा, ये नज़दीक नहीं होगा। नज़दीक कौन होगा? ये नज़दीक होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, किससे नज़दीक होगा? कर्क रेखा से नज़दीक होगा। चलो, तो पूर्वी देशांतर को प्रमाणिक मध्याह्न रेखा बोलते हैं, या भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री मापा जाता है पूर्वी देशांतर में। कहाँ से गुजरती है? तो नैनी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज से गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से गुजरती है या मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर के गुजरती है। इसको भी याद करने का एक तरीका है, कितने स्टेट से गुजरती है, तो उम छुआ करके जो है इसका एक जुगाड़ है कि इसमें हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 5 जगहों से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक या स्टैंडर्ड टाइम जो होता है IST, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, ये भी प्रश्न पूछता है, तो 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा आगे है। विश्व के देशों के द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, यानी कि आधे घंटे के गुणांक पर चुनते हैं, ठीक। एक चीज़ और जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो अधिक है। हमने भी देखा कि वो स्टार्ट होता है आपके 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 2-5 मिनट तक या 25 मिनट तक जाता है, ठीक है। यानी कि गुहार मोता से लेकर के हम लोग जाते हैं कि बिथू तक, तो ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो इस कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो जाएगी पहले ही, यानी कि वो उन लोग का 6 पहले ही बज गया, और गुजरात का 6 कितने बजे बजेगा? एग्जैक्टली 8 बजे बजना चाहिए। समझ रहे हो बात को, कि 2 घंटा पीछे है। लेकिन चूंकि हम लोग का जो IST है वो 82.5 डिग्री से गवर्न हो रहा है, तो इस कारण से टाइम तो दोनों का सेम होता है, बट सूरज जो है गुजरात वाले लेट से देखते हैं। समझ में आया कि अगर वहां पर 3:30 बजे सूरज दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश में, तो 5:30 बजे दिखाई देगा आपका गुजरात में, ठीक है। कभी कभी ये भी चलता था कि टी टाइम जो है, तो टी टाइम या चाय बागान टाइम अभी भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे आगे चलता है, और अंग्रेजों के समय भी ये चल रहा था, और इसकी मांग भी रहती है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है, क्यों ना इसको लागू कर दिया जाए, ठीक है। 82.5 डिग्री क्यों चुना गया? प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए। तो इस प्रकार जो है मैप दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, यहाँ पर दिया हुआ है कि 82.5 डिग्री इसमें दिखा रहा है, ठीक है। और दिखा रहा है कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रही है, चिल्का लेक उड़ीसा यहाँ पर स्थित है, ऐसा दिखा रहा है जेट पॉइंट, और बोमडिला पास। जरूर इस पर प्रश्न आया होगा, ठीक है। तो एक बारी देख लीजिए कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है IST जो है 82.5 डिग्री की, वो कहाँ से जाती है? तो मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश के होकर जाती है, उससे काफ़ी दूरी पर चिल्का लेक है। और अगर बात करें आपका जो ईस्ट टू वेस्ट लाइन जोड़ती है, वहाँ पर बोमडिला पास पड़ता है पास में, ठीक है। हम लोग प्रश्न करेंगे तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। 5 जगह से होकर के जाती है, मैंने उमछुआ बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो उमछुआ याद कर लेंगे। प्रधान याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों और 180 डिग्री की देशांतर रेखाएं होती हैं, तथा कुल मिलाकर 360 तक होती हैं, ठीक है। तो मैंने बताया भी कि 0 डिग्री जो है आपका ग्रीनविच मीन टाइम वाले को मान लेते हैं। ईस्ट में जाओगे तो 180 रेखाएं वो होंगी, वेस्ट में जाओगे तो 180 रेखाएं वो होंगी, तो कुल मिलाकर के रेखाओं की संख्या 360 तक होती है। 180 डिग्री वाले को जो हम लोग का इंटरनेशनल डेट लाइन घोषित कर दिया गया है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे समझ लो कि जहां पर USA खत्म होता है, अलास्का का पोर्शन, और वहां से रशिया स्टार्ट होता है, तो बस वो लाइन क्रॉस कर जाओगे तो डेट बदल जाएगी। इस तरह से समझो कि अलास्का से, देखो ध्यान से समझो कि अलास्का से आप गए रशिया, ठीक है। तो जो न्यू ईयर है ना, तो रशिया में आपने न्यू ईयर मना लिया जाके, ठीक है। और चूंकि पृथ्वी किधर से घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक। तो रशिया में पहले न्यू ईयर आया, और उसके 1 दिन बाद कहाँ पर पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा अमेरिका में। यानी कि आप जस्ट एक लाइन पार करो या कुछ किलोमीटर पार करो, जितना भी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का डिफरेंस होगा अलास्का और रशिया में। अलास्का जो USA का पोर्शन है, तो आप तुरंत 2 बार न्यू ईयर चाहो तो मना सकते हो, कि एक बार रशिया में मनाया, ठीक है, फिर शाम के वक्त जो है क्रॉस कर गए, चले गए फिर से आपका USA में, अलास्का जगह पर, ठीक। तो पता चला वहां पर फिर से न्यू ईयर मन रहा है, तो फिर से मना लिया। समझ में आ रहा है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन वहीं से गुजरती है। अच्छा, वहां पर कुछ ऐसे द्वीप पाए जाते हैं जिनको उससे जो है बाइफरकेट किया गया। कभी मैप देखते होगे तो ऐसे जिग जैक रेखा भी आपको दिखाई, अच्छा, रेखाएं ऐसे जिग जैक दिखाई देती हैं, ठीक है, कि कुछ कंट्रीज को जैसे छोड़ा गया है, तो इसीलिए छोड़ा गया है कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि उनके देश में जो है 2-2 बार टाइम में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब वो लाइन हम लोग प्रॉपरली देखेंगे तब, ठीक है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। देशांतर रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही हैं, और जो भी वृत्त बनते हैं उनको बोलते हैं ग्रेटर सर्कल।
ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर कह रहे हैं, और पश्चिम में जितने भी देशांतर हैं उनको पश्चिमी देशांतर कह रहे हैं। दोनों की संख्या 180 तक है। पृथ्वी घूमती है टोटल 24 घंटे, उसमें 360 डिग्री घूम जा रही है, यानी कि देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है, 360। तो एक देशांतर घूमने में कितना मिनट का समय लगा? बहुत ज़्यादा इधर उधर लिख दिया है, पता नहीं, ठीक है ना, क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है। बस समझ लो कि प्रत्येक देशांतर 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। अब इसी को सरल मैंने कर दिया था, मैंने बताया था कि 1 डिग्री पे, ठीक है, 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो ना, 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट का, 1 घंटे का मतलब, और काट दोगे तो 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, ठीक। अब ये कुछ गलत सलत लिखा है, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा, वो मैंने समझा दिया है। सूर्य कहाँ उदित होता है? तो पूर्व में उदित होता है। पृथ्वी किधर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व पर घूमती है। अतः 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। जैसे क्या चीज़ कह रहा है? कह रहा है ये 0 डिग्री है जीएमटी, अपना जो पृथ्वी घूम रही है वो किधर से किधर घूम रही है? इधर से इधर घूम रही है, इस साइड में घूम रही है, ठीक है। ये यहाँ पर सपोज करो कि भारत है, ठीक है, भारत है, तो इधर जाओगे तो क्या होगा? टाइम क्या हो जाएगा? एक्सीड होगा, यानी कि 5.5 घंटा हम बता रहे थे ना, बढ़ जाता है। तो बस यही जानो, उल्टा वाला घट जाता है, ये जानने की कोई जरूरत नहीं। जब दोनों चीज़ होगी ही होगी ना, फिर दोनों बोलने की क्या जरूरत है, ठीक। जैसे राम मोहन से लंबा है, तो इसका मतलब एक लाइन और लिख दो कि मोहन राम से छोटा है, तो फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि क्या बार बार लिख रहे हैं। बस राम मोहन से लंबा है वो, बट ऑब्वियस है कि मोहन छोटा है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है। आगे देखते हैं कि 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 से 100, ठीक है, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन का अंतर पाया जाता है। जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो अलास्का है, जो कि यूएसए का क्षेत्र है, और उधर आपका पड़ता है दूसरे साइड में आपका रशिया, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए ना तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 1 दिन का डिफरेंस हो रहा है वहां पर, ठीक है। सपोज करो कि वहां पर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री जो वेस्ट है, वो दोनों रेखाएं वहीं से बीच से जा रही हैं, इसलिए पूरा दिन का डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक है। बहुत वर्ष पहले की बात है कि जो अलास्का का पोर्शन है ना, वो बेसिकली रशिया का था, ठीक। तो उसको यूएसए ने खरीद लिया था अपने पास। क्यों खरीद लिया था? क्योंकि पूरा जो रशिया था ना, उसको पूरा 1 दिन का डिफरेंस हो जाता था कि भाई वहाँ 21 तारीख है, यहाँ 22 तारीख है, लोग पागल हो जाएं, ठीक। तो इसीलिए जो है यूएसए जब खरीदने का प्रस्ताव रखा तो इन्होंने दे दिया, बाद में हालांकि पछताए, ठीक है। तो भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं, बार बार एक ही चीज़ लिखी हुई है, बस ये जान जाओ कि भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग एक साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। तो मैंने कहा भी आपसे कि जब इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जा रही है 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ, तो वहाँ पर बहुत सारे स्थल खंड है, उसको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है, ठीक। अब दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं। तो भारत के बृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग कहाँ कहाँ पड़ते हैं, वो मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पड़ता है? सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है। अगर भारतीय भूमि की बात की जाए तो कन्याकुमारी है, या केप कैमोरिन जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था केप कैमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर के पास है, इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के पास, यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट। अगर किबिथू की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका आ जाता है सुदूरतम ईस्टर्न पॉइंट, और सुदूरतम वेस्टर्न पॉइंट है गुहार मोती या गुहार मोटा, जो भी लिखिए, ठीक है। अगर साउथ मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और मेन लैंड पे बात की जाए तो आ जाएगा कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, ठीक है। तो सुदूरतम पश्चिमी बिंदु मैंने बता ही दिया, गुहार मोती होता है। सुदूरतम पूर्वी बिंदु किबिथू होता है, अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थल, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो लेक्चर थोड़ा थोड़ा तेज मैं बता रहा हूँ, जो समझाता हूँ वो धीरे समझाता हूँ, लेकिन जब टेक्स्ट पढ़ना शुरू करता हूँ तो मेरी स्पीड ठीक ठाक होती है। ये इसलिए होता है ना कि ये आपके लाभ के लिए है। आप चाहो तो 1.25 पे उसके बाद भी देख लो, क्योंकि करना क्या है? प्रश्न करना है। मैं तो थियोरी पढ़ा के चला जाऊँगा। थियोरी आप बहुत सारे मास्टर से पढ़ सकते हो, किसी से भी पढ़ लो, यूट्यूब खोल लो, किसी से पढ़ लो, ठीक। लेकिन प्रश्न करना आपका काम है। तो थियोरी आप जल्दी से खत्म करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। मेन फंडा यही है, ठीक है। अब कह रहा है केप कैमोरिन क्या है? भारत का वो स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया का जैसे ये सदर्न पॉइंट है, यहाँ पर श्रीलंका आपका पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है केप कैमोरिन, अगर इसको बोला जाए तो यहाँ पर अरेबियन सी हो गया, ठीक है,
ये हो गया आपका हिंद महासागर, ठीक है, और ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। तो ये तीनों मिलता है, बे ऑफ बंगाल यहां मिलता है, इंडियन ओशन या हिंद महासागर यहां मिलता है, और इधर से आ गया आपका अरब सागर या अरेबियन सी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहां पर मिलती हैं। क्या नाम है उसका? केप केमोरिन या कन्याकुमारी। तो इतना पॉइंट आज के लिए बहुत है। कल हम लोग सीमावर्ती देश देखेंगे, सीमावर्ती देश के साथ हम लोग मैपिंग देखेंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन से देश हैं, जैसे हमारे सबसे नीचे आओगे तो श्रीलंका है। श्रीलंका जो है हमारे साथ जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। मालदीव भी पड़ता है आपका, ठीक है। फिर आप ऊपर जाओगे तो आता है सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आता है चाइना यहाँ पर ऊपर, भारत के ऊपर, ठीक है। फिर आता है आपका भूटान, आता है भूटान का क्षेत्र है। भूटान के क्षेत्र के बाद क्रॉस करके इधर आएंगे हम लोग तो आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के पीछे आएगा हम लोग का म्यांमार, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है इंडिया के आसपास सराउंडेड है। इनको हम लोग ठीक तरीके से देखेंगे। एक चीज़ और, बांग्लादेश में अभी बहुत सारा मुद्दा चल रहा है, ठीक है। आप देखे होंगे कि जो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को जो फ्री कराए थे, ठीक है, तो उनकी लड़की हैं शेख हसीना, और बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है वहाँ पर आरक्षण को लेकर के। उसके कारण शेख हसीना अभी वहाँ से फरार है। तो बांग्लादेश जो कि 4096 कुछ किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, और ऐसा समझ सकते हो कि भारत से पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर नीचे ऊपर की बात करोगे तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मेघालय जो है उसके हाथ पे बैठा हुआ है, नीचे त्रिपुरा बैठा हुआ है, ठीक है। और इधर आओगे तो वेस्ट बंगाल उसको लगभग दो तरफ से घेरा हुआ है। तो बांग्लादेश जो है बहुत सारे राज्यों के साथ सटा हुआ है। इन्फिल्ट्रेशन के भी मामले आ रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग अंदर मतलब भारत में आना चाह रहे हैं। तो इस बांग्लादेश को भी अलग से हम लोग प्रॉपरली ठीक से देखेंगे, मुद्दा समझेंगे 1971 में क्या हुआ और कैसे वॉर हुई, किस तरह से इंदिरा गांधी ने एक स्टेप अहेड लेकर के पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा इसलिए देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में बांग्लादेश के ऊपर जो है कुछ प्रश्न बनाए जाए। किस तरह हमारी नदियां जैसे गंगा हो गई या फिर ब्रह्मपुत्र हो गई जो बह करके बांग्लादेश में पहुंच रही हैं, उनको किन नामों से जाना जा रहा है, मेघना क्या है या पद्मा क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग बाकायदे देखेंगे, ठीक है। और एक कंट्री और है आपकी जो नेपाल है, नेपाल में भी थोड़ा बहुत विवाद है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें नेपाल में भी देख के चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर कैसा लगा इस बारे में मैं कमेंट जानना चाहता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी मैं अपने आप को माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि 3-3 दिन क्लासेस की जाए, देखते हैं किस तरह से सेटलमेंट होती है। जैसे ही मेंटली मैं स्टेबल हो जाऊँगी या सेटलमेंट हो जाएगी तो 3-3 दिन करके क्लासेज आएंगी। 3 दिन मैं कोई एक क्लास आपकी मेडिवल हिस्ट्री के लेकर के आऊँगा और 3 दिन जो है ज्योग्राफी की क्लासेस चलेंगी। एंशिएंट की क्लासेस हो सकता है कि मैम लेकर के आए, तो जो भी बातचीत होती है टेक्निकल टीम के द्वारा वो चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।